नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। हमारा डिस्कशन चल रहा था क्विज का, तो आगे बढ़ते हैं और क्विज 2 देख लेते हैं, क्योंकि हमारे यूनिट एंड डायमेंशन में टोटल नंबर ऑफ क्विज थे 2, क्योंकि लेक्चर भी थे 2, खेला भी बहुत ही कम ही था। तो ऐसा करते हैं कि भाई जो भी पढ़ा है, जब सब कुछ हमने जो होमवर्क दिया है, उस सबका डिस्कशन कर लेते हैं ताकि कुछ भी पेंडिंग नहीं रहे। चलिए, क्विज 2 का जो पहला वाला सवाल था वो बर्नौली इक्वेशन से। अब आप बर्नौली देख के हम फैल गए तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आप इसको कर लेते, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, 10 में से 1-2 सवाल तो आपको मिल गए होंगे जो बहुत ही आसान थे, उनको टिक करके आप इस क्विज को पास कर सकते थे। इसलिए पासिंग मार्क्स थोड़े से कम रखे। जैसे आप 9वां 10वां 8वां इस वाले में देखते, या 7वां देखते, या फिर तीसरा देखते, तो आपसे वो वाले सवाल तो मतलब जो है आराम से हो जाते हैं ना। हमें ये तो पता होना चाहिए कि 10 में से कौन कौन से सवाल जो है वो हम कर सकते हैं। मतलब ऐसा सारे के सारे सवाल सोल्व करने जरूरी नहीं होते। कई बार इंसान को ये भी पता होना चाहिए कौन सा सवाल उससे नहीं हो रहा है, तो उसको स्किप करें और तुरंत जो है जो हो रहा होगा उस पर पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। बर्नौली इक्वेशन के बारे में ज्ञान बांटा हुआ है। लोग बोलेंगे कौन से चैप्टर में आती है ये, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इस पर पूरी पीएचडी करेंगे। बोल रहा है आपको, तो बोल रहा है कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इजिकल टू क्या दिया हुआ है, कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है ना। बेसिकली ये एनर्जी मतलब जो है बर्नौली इक्वेशन होती है। ठीक है, P बोल रहा प्रेशर है, रो डेंसिटी है, V स्पीड है, H हाइट है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, K कुछ कांस्टेंट है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है K का क्या होगा। अब आप ध्यान से देखें तो इसकी डायमेंशन इसके बराबर होनी चाहिए और ये डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, वही इसकी डायमेंशन होगी और वही अपने K की डायमेंशन होगी, है कि नहीं यार। तो इसकी डायमेंशन पता कर ले और इससे मतलब K की डायमेंशन वही होगी जो P की डायमेंशन होगी। और P क्या है, P तो फोर्स, P बेसिकली प्रेशर लिखा हुआ है कि नहीं यार। फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t माइनस 2, एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर। ओहो, तो ये तेरे पास हो गया m और l की पावर -1 आ जाएगी, t की पावर -2। अच्छा, बोल रहा है कि कौन सा वाला ऑप्शन में ऐसा है जिसकी डायमेंशन यही होगी। मैंने कहा ऑप्शन देख लेते हैं भाई। पहला बोल रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। मतलब ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। परेशान नहीं हो, ग्रेडियंट सुन ले, स्लोप तो सीख जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स में धीरे धीरे। होता है स्लोप यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन दूरी। तो बेसिकली ये वेलोसिटी होगी जो कि होगा L बाई टी डिवाइडेड बाई L, ये हो जाएगा, दूरी तो है कि नहीं यार। तो ये L बाई टी और ये L से L कट गया, ये तो मेरे को लग रहा है m0 L0 t की पावर -1 है, लेकिन हमारा ये है, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है। मैंने कहा नहीं। सेकंड वाले पे बढ़ते हैं। सेकंड वाले में बोल रहा है प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा X, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ। परेशान मत हो, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, किसी एक क्वांटिटी का चेंज होना सेकंड के रेस्पेक्ट में। नहीं पता तो सीख जाएगा, इट्स गारंटी। तो चेंज इन मतलब ये प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ होगी, लेकिन हमारा के तो प्रेशर के बराबर ही है भाई। ये तो इसकी डायमेंशन तो प्रेशर का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एक्स का डायमेंशन होगा, लेकिन हमारा के तो प्रेशर की डायमेंशन के बराबर है, तो ये भी कभी जो है सेम होने वाला नहीं है। थर्ड ऑप्शन में बढ़े, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब तू बोलेगा ये क्या होता है। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। जिनको थोड़ा सा पता है उनके लिए, बाकी आप स्किप करें और आगे बढ़ें। स्ट्रेस आपके लिए हो गई फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, स्ट्रेन आपके पास चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन मान लीजिए ले लिया है। ये तो डायमेंशन लेस होगा, मान लो F बाई A के बराबर ही होगा, लेंथ बाई लेंथ डायमेंशन लेस हो गया। फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर के बराबर ही होगा ना इसका डायमेंशन। ओहो, तो क्या जो K है उसकी डायमेंशन प्रेशर के वैसी है। मैंने कहा और हमारा यहाँ का K, अच्छा ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर में खूब सारे मॉड्यूलस पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है तो होता है यार, है ना। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कर देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तो आपको मतलब जो है ये वो इसकी डायमेंशन वही होगी जो स्ट्रेस की होती है, यानी कि जो, और उसकी फोर्स अपॉन एरिया है यानी कि प्रेशर वाली सेम हो जाएगी। तो हमको लगता है कि ऑप्शन जो है आपको मिल गया है, आपको ऑप्शन थर्ड हो गया। अच्छा, फोर्थ वाले में एक ऑप्शन लिखा हुआ थ्रस्ट। फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, थ्रस्ट। ये क्या है भाई साहब, फोर्स होता है, फोर्स है ना, एक तरह का फोर्स होता है। हालांकि 9th वाइंथ में हम नाम वाम इसका सुना होगा, है ना, थ्रस्ट फोर्स। रॉकेट वगैरह ऊपर जाते हैं ना, थ्रस्ट फोर्स लगता है इसीलिए ऊपर जाते हैं, तो एक फोर्स होता है। परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अपन इसकी बात करेंगे ज्यादा डेप्थ में। तो पहले वाले सवाल का आंसर हो गया अपना थर्ड वाला। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, चलिए तो
अपन क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सवाल देखना चाह रहे हैं सेकंड वाला क्या सवाल बोला है कि एक वेव ट्रेवल कर रही है जो कि है y इज इक्वल टू a साइन bt माइनस cx। परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, तू बोले क्यों नहीं है, क्या हम सीखेंगे ना यार, तुम तेरे को बोल दिया कि ये है। अब आपको क्या बोला है, तुमसे बोला है कि डायमेंशन ऑफ b बाई c आर सेम एज दैट ऑफ, यानी b और c की डायमेंशन क्या होगी। मेरे को ये पूरी बात की गारंटी है कि ये पूरा डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि साइन थीटा के अंदर थीटा डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब ये पूरा डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस है और ये भी डायमेंशन लेस है, तभी तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब b की डायमेंशन जो है वो 1/t की डायमेंशन है कि नहीं यार, तभी तो वो क्या हुआ होगा, कट गई होगी। अच्छा, तो b की डायमेंशन क्या पता लग गई हमको पता लग गई m0 t की पावर -1 L0 है कि नहीं यार। अच्छा, उसी तरह से जो है c की डायमेंशन क्या हो जाएगी 1/x की डायमेंशन, तो इसका मतलब हो गया है m0 L-1 t0 है कि नहीं यार। अच्छा, और फिर हमको किसका पूछा है b बाई सी यानी इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से है t की पावर -1 और यहां से क्या है l की पावर -1 है कि नहीं यार। l की -1 यानी कि ये l बाई टी हो गया। हमको तो लगता है कि ये वेलोसिटी टाइप का खेला बन गया है। हाँ जी, वेव वेलोसिटी, वेव लेंथ होता तो l ही आता, वेव एम्पलीट्यूड तो खुद ही लेंथ होता है, वेव फ्रीक्वेंसी तो 1 बाई टाइम पीरियड हो गया यानी 1 बाई टी होगा, लेकिन हमारा ऑप्शन एल बाई टी आ रहा है। एल बाई टी आने का मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो वेव वेलोसिटी जो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, वेव का वेलोसिटी होगी, किसका भी वेलोसिटी होगा तो लेंथ बाई टाइम ही होगा ना भाई। चलिए भाई, तो ये अपना आंसर हो गया है सेकेंड का। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले पे। कौन से वाले पे, थर्ड वाले में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम अलोन, यानी कौन सा ऐसा वाला है जिसमें मास लेंथ और टाइम के अलावा भी कोई और है। मैंने कहा हाँ भाई ऐसा ही वाला है, उसमें तो 7 लोग होते हैं यार, टेम्परेचर होता है, मोल होता है, मतलब जो है आपके पास लुमिनस इंटेंसिटी हो गई है कि नहीं यार। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, तो बोल रहा तो ऐसा ही आंसर हो गया सीधा। अच्छा, तो बाकी लिखे हुए उनका क्या मतलब है, बाकी लिखिए क्या क्या ऑप्शन लिखे हुए हैं, सवाल गायब हो गया कौन। हाँ, थर्ड वाला सेकंड में लिखा हुआ एमकेएस में क्या आता है, एमकेएस में आता मीटर किलोमीटर और मीटर किलोग्राम और सेकंड, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। अच्छा, और क्या है, मैंने कहा एफपीएस है, ये बेसिकली इसमें ये हो जाता है लेंथ होती है फुट में और आपका वेट होता है पाउंड्स के अंदर और ये सेकंड के अंदर। दूसरा क्या है सीजीएस, ये आपने काफी ज्यादा सुना होगा, इसमें क्या होगा सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड है कि नहीं। ये क्या क्या मेजर कर रहे हैं, लेंथ वेट मतलब जो मास और टाइम, 3 ही मेजर कर रहे हैं। लेकिन अपने एसआई वाले में अपन 7 आइटम को मेजर कर रहे थे, है ना, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना 7, वो मतलब 7 ही होती है। तो आपको ऐसा बोला था कि जिसमें अकेले इन तीनों के अलावा भी और आइटम रहे तो आंसर आपका एसआई वाला जाना चाहिए, क्योंकि उसमें 3 नहीं 7 आइटम टोटल रहते हैं। चलिए भाई साहब, तो ये आपका सवाल था फर्स्ट वाला, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। चलिए, क्योंकि ये आपसे हो गया होगा बहुत ही मतलब बिल्कुल जिसको कुछ नहीं पता था। चलिए फोर्थ, Which of the following quantity is unitless? Which of following quantity is unitless? ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो यूनिटलेस है। चलिए भाई साहब, वेलोसिटी ग्रेडियंट, पहला ऑप्शन दे रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। मैंने कहा लाला ये तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ आएगा, यानी वेलोसिटी का क्या होगा L बाई टी और लेंथ का L हो गया, तो L से L कट गया, T की पावर -1 आएगा जो कि डायमेंशन लेस नहीं है। गलत बात, प्रेशर ग्रेडियंट यानी चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन लेंथ, है ना। ये डी क्या लिख रहा हूं, कोई मेरे को बोल रहा है डी से डी काट लो पड़ेगा, वी डी भी बहुत छोटा चेंज, इतना सा थोड़ा सा चेंज, बहुत छोटा सा चेंज। अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह में पड़ेगा तो ये नहीं, थोड़ा थोड़ा नाम सुना होगा, बहुत छोटा। डेल्टा किसी चीज में अपन बोलता है डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी में बड़ा चेंज, डेल्टा मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। डीवी का बहुत छोटा सा चेंज, 0.0, तेरी साथ पीढ़ियां 0 लगाती रही फिर उसके बाद में 1 लिखा हो, उतना चेंज को क्या बोलते हैं टीवी, वेरी स्मॉल चेंज। अभी पड़ेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेल्टा पी डिवाइडेड बाय ए, मैंने कहा भाई चेंज इन प्रेशर तो प्रेशर की डायमेंशन होगी और लेंथ की डायमेंशन होगी, है ना। अच्छा, एक्स पी की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स अपॉन एरिया यानी mlt-2 डिवाइडेड बाय एरिया का L स्क्वायर इनटू L, तो ये L क्यूब होगा, ये m0 L0 T0 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर बोला डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट,
यानी आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ दूर की तरफ जा रहे हैं, मान लो आप y दूरी पे चले गए, और तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, dy बाई dx है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ करेंगे, हाँ तब ये डायमेंशन लेस आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला हमको लगता है ऑप्शन हो जाएगा, फोर्स ग्रेडियंट। तो फोर्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स करेंगे, तो ये एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई लेंथ कर देंगे, तो लेंथ कट जाएगा, बट एम टी माइनस टू तो रहेगा ना यार, एम टी माइनस टू रहेगा, वो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो तेरा आंसर होगा फोर्थ वाले का थर्ड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। बहुत बढ़िया भाई साहब। फिफ्थ वाले पे चलते हैं, फिफ्थ वाले सवाल का क्या आंसर होगा देखते हैं जरा, मिट जाओ तो जल्दी जल्दी, वरना लड़का लोग बोलेंगे भाई ये कितना आसान आसान चीजें क्या बता रहा है मास्टर। चलिए फिफ्थ डायमेंशनल फॉर्मूला वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है अगर पता होगा तो ही कर पाएंगे। वेव नंबर, वेव नंबर 1/λ होता है, लैम्डा वेवलेंथ होती है ना। कहाँ कहाँ पढ़ोगे, मैंने फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्रिया में कहाँ पढ़ोगे, अभी पढ़ लोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाके आप 1/वेवलेंथ, ये ना वेवलेंथ जो है ये वेव का ये लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, तो लेंथ है भाई, तो बेसिकली 1 लेंथ कर दोगे तो क्या आ जाएगा m0, और मतलब ये 1/L हो जाएगा, है ना। तो आपके पास L की पावर -1 T की पावर 0, m0 L की पावर -1 T की पावर 0, ये थर्ड ऑप्शन में दिखाई देगा, उसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 वेवलेंथ जो है वेव नंबर था। अगर आप 11वीं के छात्र हैं, आपको कुछ नहीं पता था, तो भी हम आपको 10 में से कोई 2-3 सवाल तो सही कर लेते, तुक्का मारता नेगेटिव हो जाता, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, मतलब है ना। वेरी गुड। तो कोई दो दिन करते तो कोई आपका पास हो जाता, आप नेक्स्ट वाले लेक्चर पे जाते हैं कि नहीं है, पहुंच जाते। हमारा अल्टीमेट टारगेट था कि आप भाई, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब बार बार सारे ही सवाल इजी पूछ लूं कि सब मैं बता दूं कि उसकी एसआई यूनिट क्या है, उसकी एसआई यूनिट क्या है ना। इतना आसान भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगता, आप भी चाहते हैं कि चीजें टफ रहे। टफ होगी तभी ना सही IIT JEE या जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल की होनी भी तो चाहिए ना यार, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये अपना सवाल कौन सा था जी, ये तो था डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, ये बड़ा मतलब वेव नंबर। छठवें पे चलते हैं। 6 वाला क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखें। द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। मैंने कहा तू जो पहला वाला रिलेशन बोल रहा है ना, n0 into e की पावर -λt, मैंने कहा ये नहीं कर सकता तू, क्योंकि तू n0 तो पता कर ही नहीं सकता। n0 पता करना तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तू कोई कांस्टेंट कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज पता कर सकते हैं जो जिसमें डायमेंशन हो, तो n0 कभी पता नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये कभी नहीं कर सकते। फिर बोला a sin ओमेगा t प्लस kx, ए नहीं पता कर सकते कभी भी। इस वेव का एम्पलीट्यूड जो है ये कभी भी पता नहीं कर सकते। ओहो। तीसरा बोल रहा है हाफ mv², मैंने कहा mv² पता कर सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन हाफ होगा कि 3.5 होगा कि 5.5 होगा, ये पता करना डायमेंशनल एनालिसिस से पॉसिबल नहीं है कि नहीं यार। हम ये बोल सकते हैं एनर्जी जो है मास पे कैसे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करती है, लेकिन वो हाफ mv² होगा कि 3/2 mv² होगा, वो डायमेंशनल एनालिसिस से पॉसिबल नहीं है। तो क्या इनमें से बोल रहा है कि कौन से वाली वो जो क्वांटिटी है जिनको आप डायमेंशनल एनालिसिस पूरा पता कर सकते हैं। मैंने कहा कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज के साथ आगे बढ़ जाइए आप, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें वाले सवाल पे। बहुत आसान बातें हैं सारी। Which of the following is incorrect statement? Which of the following is incorrect? Dimensionally correct equation may be correct. अच्छा सही स्टेटमेंट बताना, ये ध्यान रखें। इनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट पूछा है ना। करेक्ट इनकरेक्ट जब भी सवाल पढ़े उसको हाईलाइट करें, उसको ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार हमसे उल्टा हो जाता है। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। मैंने कहा हाँ हो सकती है, डायमेंशनली करेक्ट होगी तो सही होने की पॉसिबिलिटी जो है ही उसकी। पहली बात तो सही है, ठीक है। सेकंड बोल रहा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, मैंने कहा ऐसा हो सकता है। जैसे अपन बात करें s ut प्लस हाफ at², तब ये डायमेंशनली करेक्ट भी है, पूरी भी सही है। और मैं बोल दूं कि s ut माइनस at², ये भी डायमेंशनली सही है, पर सही इक्वेशन नहीं है ना। तो अगर इक्वेशन सही होगी तो वो डायमेंशनली भी सही होगी और पूरी तरह से सही भी होगी। लेकिन डायमेंशनली सही होगी
तो पूरी इक्वेशन सही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो, तो ये अपना हो गया है ऑप्शन सेकंड तो सही है। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है रे लाला, डायमेंशनली इनकरेक्ट तो पक्का है, सही हो ही नहीं सकती, वो कभी सही हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन थर्ड जो है आपका आंसर हो जाएगा। कई मान लोगों ने कमेंट करके ये पूछा है, हालांकि मतलब अच्छे बच्चे हैं, उनको ऐसा डाउट आया है कि आप ये वाली चीज पढ़ोगे, Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू n माइनस वन। ये अपन जो एक इक्वेशन पढ़ते हैं, कौन से वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन नाम के चैप्टर में ये एक रिश्ता पता करते हैं। एक भी यूनिट एंड डायमेंशन नहीं, काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ते हैं। तो n सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन बाई 2n माइनस 1 एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तब ये रिश्ता पढ़ते हैं। तो बोले ये दूरियां हैं, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन बाई 2 है, तो ये कैसे डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो मतलब ये कैसे, ये तो ये इक्वेशन तो सही है ये, और आप ऐसा कैसे हो सकता है कि तो डायमेंशनली तो सही नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि डायमेंशनली जो है इनकरेक्ट हो फिर भी इक्वेशन सही हो। ये तो घोटाला है, मास्टर गलत बता रहा है। तो मास्टर बिल्कुल भी गलत नहीं बता रहा है, तू भी गलत नहीं है, तू बोले गलत है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि उसका डेरिवेशन कैसे किया गया है ना। उसका डेरिवेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि टी टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें तो ये t सेकेंड के अंदर का डिस्प्लेसमेंट है। आप क्या करना चाह रहे हैं, आप मान लीजिए कि भाई मैं इसमें ये t में है, मैं इसका डिस्प्लेसमेंट जो है t प्लस 1 सेकेंड में निकालना चाहता हूं। क्या ये n सेकेंड में होगा तो मैं क्या डाल दूंगा, t की जगह n डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं, n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये तो n सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट है ना, और मैं n माइनस 1 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट पता कर लूं और फिर दोनों को घटा दूं, तो मेरे को ये नहीं पता लग जाएगा कि n वाले में कितना हुआ। अब चंपकलाल ऐसे समझ कि तू गांव A से गांव B की तरफ जा रहा था, टोटल n सेकंड में तेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, और n माइनस 1 में हुआ इतना, Sn माइनस 1। तो ये वाली जो दूरी होगी ये तूने nth सेकंड में ही तो कवर की होगी। मान लीजिए कि 10 सेकंड में तू यहां पहुंचा होगा और 9 सेकंड में यहां पहुंचा होगा, तो ये वाली दूरी तेने 10th वाले सेकंड के ड्यूरेशन में की होगी, है कि नहीं यार। वही काम के लिए ये इक्वेशन काम आती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, Sn माइनस 1 का डिस्प्लेसमेंट पता कर लेता हूं। उसके लिए क्या हो जाएगा, u n की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस 1। अच्छा ये n क्या है, nth सेकेंड है, ये क्या है nth सेकेंड है। यहाँ पे कौन सा n माइनस 1 डाल दिया, प्लस हाफ। एक मिनट पहले बता रहा हूं, ये कहां पढ़ेंगे आप, ये आप पढ़ लेंगे कहां पे, ये पढ़ लेंगे आप रेक्टिलिनियर मोशन काइनेमेटिक्स में। तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूं कि कुछ है आपका n माइनस 1, और ये हो जाएगा आपके पास a n माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो, अब आप क्या करेंगे कि इसमें से Sn में से Sn माइनस 1 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा Sn। ये बेसिकली डेल्टा Sn बोल रहा हूं मैं, मतलब nth सेकेंड के अंदर कितना चला है। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पे जो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपने जो ये 1 डाला है ना, ये 1 डायमेंशन लेस नहीं, ये 1 डायमेंशन लेस नहीं। इसको अगर आप जनरलाइज बोलते तो मुझे लगता है कि मैं टी में पता कर लूं। जैसे मैं आपको बोलूंगी तो वो 1 डायमेंशन लेस नहीं है, तो आपका जो ये आंसर आएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा u प्लस a बाई 2n माइनस 1। लेकिन बाई 2n माइनस 1, लेकिन वो कहीं वो 1 मल्टीप्लाई रहेगा। वो 1 जो है वो 1 नहीं है, वो सिर्फ अकेला 1 नहीं है, वो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो 1 सेकेंड है। 1 और 1 सेकेंड अलग बात है, तो है ना 1 सेकेंड में डायमेंशन रही। जैसे मैं बोल दूं कि भाई साहब st इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और s बोल देते हैं अपन, मान लीजिए कि भाई t प्लस डेल्टा t, तो t प्लस डेल्टा t डालेंगे तो u आपके पास क्या आ जाएगा, u आपके पास जो है या t माइनस डेल्टा t, तो u आपके पास आ गया t माइनस डेल्टा t प्लस हाफ a t माइनस डेल्टा t का स्क्वायर, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। आपको क्या चाहिए, मैंने कहा डेल्टा एस टी यानी t सेकेंड में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा st में से st माइनस डेल्टा t को
घटा दूंगा, है कि नहीं यार। फिर जो भी वो फंक्शन आएगा ना उसमें मैं डेल्टा टी को 1 सेकेंड डाल दूंगा, डेल्टा टी को 1 सेकेंड डाल दूंगा, तब मुझे ये रिश्ता मिलेगा। तो बोले तो इसको कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आ गई है ut माइनस यू डेल्टा टी प्लस आपके पास जो है यहां से आप खोलेंगे तो बहुत सारी टर्म आ जाएगी यार, कौन इतना रायता फैलाए। हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए डेल्टा टी का स्क्वायर, है कि नहीं यार। अच्छा माइनस में ये क्या आ जाएगा, प्लस हाफ ए, और ये अपने पास हो जाएगा माइनस, यानी कि मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस ऑफ 2t इंटू डेल्टा टी। अच्छा भाई सब ये 2 से टूट जाएगा क्या, कहा। अब आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू आपके पास हो रही है, थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूं, बाकी समझदार आदमी को समझ में आ जाएगा। ut माइनस यू डेल्टा टी, और ये आपके पास आ गया है हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए डेल्टा टी का स्क्वायर, है ना। और यहां से क्या आ गया है, माइनस ऑफ ए टी डेल्टा टी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या क्या चाहिए हमको, चाहिए इसमें से इसको घटाना है, किसमें से, इसमें से इसको घटाना है। ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, चलिए तो डेल्टा एस एन भर गया है पूरा, एस टी मतलब ये जो टी वाले सेकंड में। तो अब जब आप इसमें से इसको घटाएंगे, लिख लेते हैं हालांकि, चलिए आत्मा की शांति के लिए, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस इसको कर दीजिए तो ये माइनस यू टी आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस ऑफ यू डेल्टा टी, प्लस ऑफ यू डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ हाफ ए डेल्टा टी का स्क्वायर। अच्छा भाई साहब ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ए टी डेल्टा टी। अच्छा तो क्या यूटी से यूटी उड़ जाएगा, मैंने कहा यूटी से यूटी उड़ गया। अच्छा भाई साहब यहाँ हाफ ए टी स्क्वायर है या माइनस हाफ ए टी स्क्वायर है, इससे भी ये उड़ गया क्या, मैंने कहा हाँ। अब जो बचा कुचा रायता है उसको लिख लेते हैं, उसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। बचा कुचा रायता क्या हो जा रहा है, जरा ध्यान से देखें। आपके पास जो एस टी डेल्टा एस टी, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए यहाँ पे है यू डेल्टा टी, यू डेल्टा टी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। और प्लस आपके पास है हाफ ए डेल्टा टी का स्क्वायर, हाफ ए डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस ए टी डेल्टा टी। अब आप ध्यान से देखें तो आप क्या लिख रहे हैं, अब आप ध्यान से देखें तो आप डेल्टा टी को 1 सेकेंड डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए 1 सेकेंड, तब ये फॉर्मूला जो है ये u बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, हाफ ए प्लस और ये एटी हो जाएगा। तो यहां से अगर आप कॉमन ले लें, मान लो कि आप u को एज इट इज रखा, प्लस जो है हाफ को कॉमन ले लीजिए। अगर आप हाफ को कॉमन ले लें, कहीं पे कुछ प्लस माइनस का घोटाला हुआ है क्या, यहाँ पे जो हाफ ए टी स्क्वायर था ये अपने हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का था, जब घटाएंगे यहाँ माइनस का है, ये केला माइनस का है, ये माइनस का है, तो कहा है क्या माइनस होगा, मैंने कहा यहाँ माइनस होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप हाफ को कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो u एज इट इज हो गया है। यहाँ से अपन a/2 को कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, a/2 को कॉमन ले लेते हैं। चलिए भाई साहब a/2 को कॉमन ले लिया, a/2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t, और यहाँ पे ये क्या हो गया -1। तो ये अपने पास वो रिश्ता जो चाहिए होगा हमें प्राप्त हो गया। लेकिन ये u नहीं है, वो u इंटू डेल्टा टी है, जो कि क्या है 1 सेकेंड है। तो आपने जो है स्पीड को डेल्टा टी से टाइम से मल्टीप्लाई किया तो लेंथ ही आएगा ना यार। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर है ना, यानी टाइम का स्क्वायर है ना। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होती है, मैंने कहा लेंथ को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार टाइम से डिवाइड करना, और फिर क्या किया आपने 2 बार टाइम से मल्टीप्लाई भी करते तो लेंथ ही आएगा ना यार, है कि नहीं। सिमिलरली ये भी टाइम इंटू टाइम है तो टाइम का स्क्वायर है, ये क्या लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर, तो लेंथ ही आएगा ना। तो आपके पास जो रिश्ता आ रहा है, ये जो रिश्ता आ रहा है, या फिर इसको एस nth भी बोल देते हैं, या टी मतलब टी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, या nth सेकंड में, यानी कि ये जो रिश्ता है ये u a/2 इन सब में u इंटू क्या मल्टीप्लाई है
टाइम, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, टाइम का स्क्वायर। तब आपके पास ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो आपको दूरी प्राप्त हो रही है। इसलिए परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। बस वो लिखने में देखने में मान लो डेल्टा टी को 1 सेकंड ले लेते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ हो सकता है। कुछ लोगों ने इसको पूछा था तो हमने आपको बता दिया। चलिए भाई साहब, हालांकि आप ये सब इसका डेरिवेशन दोबारा से कहाँ पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये कौन सा सवाल था, ये सवाल था हमारे लिए 8वां चल रहा था। हाँ, तो हम ये समझ गए कि भाई साहब इक्वेशन सही है तो वो डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही पड़ेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन सही हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 9th वाले सवाल पे पढ़ते हैं। 9th वाला सवाल क्या बोल रहा है, 9, 10 और इस खेला को खत्म करते हैं। 9th वाला ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हाँ डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज ए यूनिट। वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लेन एंगल जो है ना अपना, प्लेन एंगल जो है बेसिकली, प्लेन एंगल जो है ना, अच्छा कुछ लोगों को कंफ्यूजन आया होगा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं आपको वो डेरिवेशन भी करके दे। पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। मान लीजिए कि ये वाला अपना जो है, ये वाला एंगल है थीटा, ये रेडियस है और ये आर्क की लेंथ है। तो थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, क्योंकि आर इनटू थीटा इक्वल होता है। लेंथ को लेंथ से डिवाइड करोगे तो डायमेंशन 0 आ जाएगी। लेकिन इसकी जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन है कि नहीं है। रेडियन में अपन इसको मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं अपन। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है, फिर भी उसकी यूनिट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मे हैव ए यूनिट, हाँ ऐसी क्वांटिटी पॉसिबल है जो डायमेंशन लेस है लेकिन फिर भी वो मेजर की जाती है, यानी कि उसकी यूनिट है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई साहब, 3rd वाला। 10th वाले में आप अगर देखें ध्यान से तो आपसे बोला यूनिट लेस क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट नहीं है, कि कोई यूनिट नहीं है। हाँ ऐसी क्वांटिटी होती है, मैंने कहा जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ले लो, उसकी कोई यूनिट नहीं है। तो बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, गलत बात। ऑलवेज हैव नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब बोलता डायमेंशन होगी हमेशा, मैंने कहा गलत बात। डायमेंशन कुछ नहीं होगी भाई, हमेशा 0 डायमेंशन होगी। तो बोल रहा है कि नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, मैंने कहा सही बात है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3rd वाला हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, मतलब उसकी कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन, गलत बात। तो आंसर हो गया 3rd, बहुत ही आसान सा था। तो एक तरह से मतलब जो है अपना ये क्विज नंबर 2 भी यहाँ पे खत्म होता है। कुछ सवाल जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में आ रही होगी कि मास्टर ने आपको प्लेन एंगल बताया, मास्टर ने आपको सॉलिड एंगल बताया, दोनों के बीच में रिश्ता भी बताया कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा, बस बता दिया कि मास्टर से रहा नहीं गया। जरूरत नहीं, जरूरत पड़ेगी बहुत आगे जाके, और इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की, तो एक बार आप इंटीग्रेशन वगैरह सीख जाइए, फिर दोबारा जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी जो है, तब इसका डेरिवेशन बता दिया जाएगा। क्योंकि अभी आपको इंटीग्रेशन ही नहीं पता, तो उसमें खूब सारा थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगता है। तो बिल्कुल जैसे बता दिया कि भाई प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता क्या है, और उनके बीच में एक रिश्ता है जो कि आपको कहीं ना कहीं आगे काम आएगा कोण के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। मेडिकल में तो मतलब रिश्ता ध्यान हो तो ये जरूरत से ज्यादा है। और जेई में जो है फ्लक्स वगैरह की बातें जब भी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह वगैरह में करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भाई आपको ये सारी बातें बहुत ईमानदारी से, यानी कि बहुत ज्यादा डिटेल्स में उनको बताया जाएगा। तो एक क्विज का खेला फिर यहीं पे मतलब खत्म करते हैं अपन। एससी वर्मा आपने सॉल्व कर ली है, तो ये काफी है। इतना बुकलेट भी आप सॉल्व कीजिएगा, उसकी भी बातें करेंगे। कुल मिला के मतलब कहने और समझाने का तात्पर्य यही है कि ये बहुत ही आसान किस्म का चैप्टर था, यानी सारे ही चैप्टर बहुत ही आसान हैं। इनफैक्ट जो बेसिक मैथमेटिक्स और यूनिट एंड डायमेंशन, ये अपन बेसिक ऐसा पढ़ते हैं ताकि अपन फिजिक्स आराम से पढ़ पाए। फिजिक्स कहाँ से शुरू होती है, काइनेमेटिक्स से अपन जो है फिजिक्स का खेला शुरू करेंगे। यानी पहले आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत आपकी काइनेमेटिक्स से होगी, फिर एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशन एंड सो ऑन। मतलब इस तरह का खेला जो है आगे चलता रहेगा। तो चलिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं अपन और क्विज के डिस्कशन के खेला को समाप्त डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।